नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया भर के देशों की अस्थिरता के बीच भारत एक ऐसे देश के तौर पर नजर आ रहा है जो सबकी उम्मीद है। हमारे पड़ोसियों में चीन अपने ही लोगों पर कोरोना के नाम पर अत्याचार कर रहा है, श्रीलंका चरमरा रहा है, पाकिस्तान गिर चुका है, रूस यूक्रेन जंग पर दुनिया बंटी हुई है। हर कोई चाहता है भारत उनके खेमे में आ जाए। हिंदुस्तान विश्व शक्ति भले ना हो, लेकिन आज की तारीख में कोई विश्व शक्ति भारत के बिना नई विश्व व्यवस्था तय नहीं कर पा रही। Mr. Prime Minister, our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger. कि हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। विश्व चौधरियों की पंचायत का सरपंच है भारत। I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. Absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar, and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. वसुधैव कुटुंबकम के तहत पड़ोसियों की मदद का मंच है भारत। I received first vaccine assistance from India, as well as medicine, medical equipment, and logistics to combat COVID pandemic, for which I thank Prime Minister Modi ji. Always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, being helping us. That is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister. प्रतिद्वंदियों की नफरत वाली नीति पर सॉलिड पंच है भारत। हिंदुस्तान को देख ले, इतनी किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. भारत दुनिया की उम्मीद है। India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. भारत दुनिया के दर्द का मरहम है। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत दुनिया का सुकून है। On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling on a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. भारत दुनिया का निस्वार्थ दोस्त है। In the case of a neighbor like Sri Lanka, we are even supplying food, fuel on credit and food on credit. बात केवल संवेदनाओं और भावनाओं की नहीं है, बल्कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया भर के देशों के विकास दर की संभावना जताई तो भारत सबसे ऊपर दिखा। समय बहुत बलवान होता है और समय का पहिया जब घूमता है तो बड़ी बड़ी ताकतों को पलट कर रख देता है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार का सम्मान करने के लिए आतुर दिखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए तो साबरमती आश्रम में बैठकर चरखा चलाया। ये
भारत की ताकत है। क्या कभी सोचा था आपने कि 116 साल पहले जिस स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खींच ली थी, उसी देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आजादी के सबसे बड़े हथियार को प्रेरणा का स्रोत मानेंगे? जो गांधी जी ने लिखी थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि लंदन के गाइड टू लंदन, वो पब्लिश नहीं हुई है, वो कलेक्टेड वर्क्स में जरूर है, लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग किताब के रूप में नहीं है। तो वो भी उन्होंने देखते थे कि लंदन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो वेजिटेरियन थे, तो लंदन में वेजिटेरियन होकर कैसे आप जीवन बिता सकते हैं वहाँ, तो वो उन्होंने देखी। मैडलिन स्लेड, जो मीराबाई उनका नाम हो गया, इंडिया आए तब 1925 में, तो उन्होंने भी क्या किया यहाँ, कैसे दिया। वो लंदन की थी, लेकिन गांधी जी ने मना किया था आने के लिए। तो उन्होंने बताया, गांधी जी बोले कि आप यहाँ नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने 1 साल वहाँ भी जमीन पर सो गई, और जो भी आश्रम के नियम थे वो वहाँ पालन किया। ये भारत की ताकत है, और उस ताकत का एहसास दुनिया के हर ताकतवर देश को हो चुका है। यूं तो बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का मकसद था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत तमाम तरह के करार करना, लेकिन चूंकि ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच है, इसीलिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पीएम मोदी के मन को भी टटोलना चाहते हैं। पर भारत का अडिग रुख देखते हुए जॉनसन ने इस दौरे पर भारत को रूस से हथियार या तेल खरीदने को लेकर किसी तरह की कोई नसीहत नहीं। भारत यात्रा से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा था, भारत आर्थिक महाशक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से नाता तोड़ चुका है, जिसके बाद ब्रिटेन ने कहा है कि वो भारत से आर्थिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर देगा। व्यापार, कारोबार, सरोकार होते हैं तो राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे देशों में जाते ही हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच जब दुनिया बटी हो और तब उस बटी दुनिया के एक हिस्से का शीर्ष नेता गुट निरपेक्ष भारत आए, तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है। Barbarism that we've seen and the new focus of that barbarism by Vladimir Putin in the Donbass region, particularly his brutal offensive against Mariupol. रूस यूक्रेन जंग का जिक्र भी छिड़ा और बोरिस जॉनसन ने जंग में अपनी भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धताएं भी दोहराई, लेकिन भारत ने वही कहा जो कहता आया है। न किसी का दबाव, न किसी का प्रभाव भारत को उसके स्पष्ट रुख से बदल पाया। And I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Cásdados, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say. भारत ने रूस के साथ रिश्तों पर न अपना स्टैंड बदला, न बोरिस जॉनसन के साथ दोस्ती के नए अध्याय खोलने से इनकार किया। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट किया कि भारत दोस्त सबका है, दुश्मन किसी का नहीं है। इस रोज रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई, उस रोज पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान रूस दौरे पर थे। इसका असर उन्हें कुछ इस हद तक देखना पड़ा कि जब उनकी कुर्सी गई तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो गई, क्योंकि अमेरिका उनसे नाराज हो गया था। अब तुलना में भारत को देखिए। भारत एक तटस्थ देश है जिसने शुरुआत से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन वो किसी के खिलाफ बोलने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और ये जो कूटनीति है उस पर किसी देश का दबाव काम नहीं करता। Share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes.
कौन सोच सकता था कभी कि अमेरिका को ऐसा करारा जवाब भी कोई दे सकेगा। लेकिन जब अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री को छेड़ा तो उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के मजबूत प्रतिनिधि की हैसियत से महाशक्ति अमेरिका को साफ समझा दिया कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. भारत की हर नीति वही है जिसमें भारत का हित है और इसमें डिगाने का साहस किसी में नहीं। दुनिया भारत का ये आत्मविश्वास भी देख रही है, क्योंकि भारत रूस से अपने रिश्तों को लेकर हट जाए इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। डिप्टी एनएसए ने चीन का डर दिखाया। भारत ने अमेरिका की धरती से ही इसका भी तगड़ा जवाब दिया। भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहाँ पर फोकस करे, विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यहाँ की जो OEMs हैं वो भारत में आए, उनका स्वागत है, क्योंकि भारत ने का एक निर्णय है मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को यदि हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो इतिहास कैसे पलटता है ये आज का भारत दुनिया को दिखा रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों भारत के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान का साथ दिया। अब ये वही अमेरिका है जो भारत के सामने भारत की शर्तों पर रिश्तों की गुहार लगा रहा है। रूस के खिलाफ भारत को खड़ा करने में जो बाइडेन की खुद की पेशकश भी बेकार गई। भारत ने कह दिया मैं झुकेगा नहीं। यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। Welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दोस्ती भी कबूल, रणनीतिक साझेदारी भी कबूल, सामरिक समझौते भी कबूल, लेकिन दादागिरी का समर्थन बिल्कुल नहीं। जो बात कहने की है वो कही जाएगी, उसके लिए दोस्ती का लिहाज भी एक तरफ रखा जाएगा। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। और जहां मानवता की बात आई वहां भारत ने खुद को सबसे आगे खड़ा करने का वादा किया। यही कारण है कि यूक्रेन हो या रूस, दोनों भारत का सम्मान करते हैं। अमेरिका भी भारत को सलाम करके अपनी जिद पर आगे नहीं बढ़ पाता। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। रूस को भी शायद ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतने बड़े बड़े दबावों के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर पाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ ही भारत की परीक्षा शुरू हो गई थी, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया, बैन लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत की ताकत को देखते हुए बैन लगाने पर आगे बढ़ नहीं सका। भारत दुनिया में इकलौता देश है जो क्वाड में अमेरिका के साथ है, तो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए रूस से 40,000 करोड़ का रक्षा सौदा भी करता है। अमेरिका के साथ सामरिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत रखता है, तो रूस के साथ तेल का कारोबार भी करता है। हिंदुस्तान की इस हिमालय जैसी स्वाभिमान नीति को देखकर दुनिया हैरान है और भारत का ये स्वाभिमान ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया में उभरा है। दुनिया के कई देशों के हालात चरमरा रहे हैं। ऐसे में भारत सही मायनों में दुनिया का बड़ा भाई बनता दिख रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत में आकर शांति और समृद्धि का रास्ता खोजते दिख रहे हैं, तो नई दिल्ली विश्व की कूटनीतिक राजधानी लगता है बन चुकी है।
गुजरात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी, लेकिन नरेंद्र मोदी मिले मॉरिशस के प्रधानमंत्री से, हिंदी भाषी और भारतीय मूल के प्रविंद जगन्नाथ से। एक तरफ महाशक्तिशाली ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ छोटे से देश मॉरिशस के प्रधानमंत्री। भारत ने चुना पारंपरिक दोस्त के लिए परंपराओं से स्वागत करना। मॉरिशस ने छोटा देश होने के बावजूद कोरोना संकट में भारत की 200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर समेत कई जरूरी चीजें भेजकर मदद की, वो भारत कभी भुला नहीं सकता। मॉरिशस वैसे भी दोस्तों के कतार में भारत के बेहद करीब है। बोरिस जॉनसन से कूटनीतिक मुलाकात के लिए दिल्ली में मेज सजी, लेकिन पारंपरिक दोस्त के लिए प्रधानमंत्री खुद मिलने गए। प्रधानमंत्री प्रविंद दिल्ली भी आए और भारत के साथ संबंधों की गांठ और मजबूत कर गए। दुनिया की कूटनीतिक राजधानी बन चुकी दिल्ली में उनकी आमद भी दर्ज हो गई। वैसे नई दिल्ली बीते एक महीने से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, अधिकारियों, विदेश मंत्रियों के लिए विश्व चिंतन की पाठशाला बनी हुई है। इसे इत्तेफाक कहिए या विशिष्ट संयोग, लेकिन भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव को अपने अपने प्रस्ताव और मशवरे लेकर किसी कंपनी के सेल्स डायरेक्टर की तरह नई दिल्ली आना पड़ा। दुनिया ने देखा भारत का दम जब रूसी विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत की मध्यस्थता स्वीकार करने का आह्वान किया। Our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. In our meeting today, we will have an opportunity to discuss contemporary issues and concerns in some detail. I look forward to our discussions, and I would request you to deliver your media remarks. This day, our Western colleagues would like to reduce any meaningful international issue to the crisis in Ukraine. You know our position. We do not hide anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. So I look forward to our discussions, and thank you very much for your hospitality once again. भारत को पता है कि विश्व राजनीति के शतरंज में कौन खिलाड़ी है और कौन मोहरा, कौन वजीर है और कौन प्यादा, लेकिन भारत की नीति सर्वप्रथम भारत के लिए है, और जो उसमें भारत के साथ वो भारत का साथी। बाकी कूटनीति, रणनीति और राजनीति चलती है और चलती रहेगी। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान जताया। इस अनुमान के साथ भारत दुनिया में सबसे तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था हो सकता है। ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अनुमानित वृद्धि दर 4.4% की लगभग दोगुनी होगी। आईएमएफ का ये आंकड़ा दुनिया के लिए अच्छा संकेत है, यानी चीन समेत दुनिया की सारी हेकड़ी हथकंडे अपनी जगह और भारत की मेहनत और नेक नियति का बुलंद सितारा अपनी जगह। भारत ने भी अपनी वैक्सीन बनाई, पूरे देश का ऐतिहासिक टीकाकरण किया और लॉकडाउन जैसी आपात स्थितियों में देश को बचाया। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। ये भारत ही है जो पूरी दुनिया के लिए तब भी उम्मीद बनकर उभरा। 50 से ज्यादा देशों को भारत ने अपनी वैक्सीन पहुंचाई। जब सुपर पावर, महाशक्तिशाली तथाकथित देशों ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर लिए, तब भारत ने सबके दरवाजों पर दस्तक दी और दवा से लेकर वैक्सीन तक मुहैया कराई।
यहाँ से शुरुआत हुई उस नजरिए की जिसके बाद विश्व भारत को मानवता का ब्रांड कहता है। I received first vaccine assistance from India, as well as medicine, medical equipments, and logistics to combat COVID pandemic, for which I thank Prime Minister Modi ji and Government of India. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। भारत ने आपात स्थिति से सीखा, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे चला, देश को जगाया और तरक्की की नई संभावनाएं तलाश ली। दुनिया भारत में निवेश के लिए तैयार है। आज स्थिति ये है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेजी से ऊपर उठ रही है, चीन की डूब रही है। भारत का शानदार ग्रोथ रेट दुनिया के लिए शुभ संदेश है और चीन की ग्रोथ रेट चिंता का विषय। लेकिन चीन ने अब भी न चालाकी छोड़ी, न बदनीयती से काम लेना बंद किया। अपनी जनता को रोते बिलखते छोड़ चीन मालदीव में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में जुटा है। सोलोमन आइलैंड के साथ समझौता करके प्रशांत महासागर में जंगी बेड़ा जुटा रहा है। ताइवान पर उसकी आक्रामकता और बुरी नीयत से कौन वाकिफ नहीं। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन भारत रूस के सदियों पुराने मैत्री संबंधों में घुसपैठ करने का छल कर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल को अपनी कर्ज नीति से चीन लगातार तबाह कर रहा है। भारत के साथ चीन के सीमा संघर्ष को 2 साल से ज्यादा बीत गए। भारत ने न 1 इंच जगह छोड़ी, न चीन को अतिक्रमण करने दिया। चीन को चुभती है हिंदुस्तान की तरक्की, लेकिन नहीं दिखता तो अपने देश के लोगों का दर्द, अपनी चालबाजियां और धूर्तता। चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली आकर भारत और चीन को एक साथ रखते हुए कहते हैं कि अगर 280 करोड़ लोग एक साथ बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। लेकिन ड्रैगन के मंत्री ये भूल जाते हैं कि दुनिया भारत पर विश्वास करती है, भारत की बात पहले से ही सुनती है। शायद अकेले उसकी कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए ये टीस उसे भारत के साथ जोड़ने की प्रेरणा दे रही है। भारत ने अपने लोकतंत्र और संप्रभुता की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। यही वजह है कि जिस पाकिस्तान ने बीते 70 सालों में हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला हो, जिसकी रग रग में भारत के खिलाफ नफरत और साजिश भरी हो, वो पाकिस्तान भी आज भारत की खुददारी के कसीदे पढ़ने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाते जाते इमरान खान को आखिर एहसास हो ही गया कि भारत क्यों भारत। पाकिस्तान यानी जिस मुल्क ने 70 सालों में सिर्फ भारत को तोड़ने और चोट पहुंचाने की कोशिश की हो, उसके मुखिया को आखिर कहना ही पड़ा कि दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो भारत को आंख दिखा सके। इमरान गद्दी से गिराए गए इमरान तो उन्हें पता चला कि लोकतंत्र क्या होता है और भारत जैसे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, और क्यों आज तक पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। शायद ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत का रुतबा अगर आज दुनिया के ताकतवर दोस्त का है तो वो इसलिए क्योंकि भारत ने कभी किसी से दुश्मनी निभाने के लिए किसी शक्तिशाली मुल्क के पैर नहीं पकड़े, जैसा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश के चलते अमेरिका के पैर पकड़ कर किया। भारत ने कभी किसी शक्तिशाली देश को अपनी संप्रभुता के साथ खेलने का मौका नहीं दिया, जैसा पाकिस्तान ने चीन के हाथों अपनी संप्रभुता गिरवी रखकर किया। भारत ने कभी अपनी विदेश नीति किसी देश का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं बनाई, जैसा पाकिस्तान ने पैसे मांगने के लिए अमेरिका, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों के आगे हाथ फैलाया। भारत में लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। पाकिस्तान में हर नेता ही लोकतंत्र और संविधान से बड़ा होता गया। विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक वोट कम रहने पर सरकार छोड़ देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अब पाकिस्तान को याद आते हैं। लेकिन जब वो दोस्ती की बस लेकर गए तो पीठ में विश्वासघात का खंजर घोंपा, ये याद नहीं रहा होगा। कश्मीर को लेकर जो साजिशें आतंकवादी पाले पोसे वो याद नहीं रहा होगा। वरना और क्या बात है कि कुर्सी बदली लेकिन नए प्रधानमंत्री शहबाज का सुर नहीं बदला। भारत ने सिर्फ इतना किया कि बधाई संदेश के साथ एक आईना भी दिखा दिया पाकिस्तान को। तब से शहबाज की आवाज बंद। पाकिस्तान ने जिस चीन की मदद ली उस चीन के सामने भारत तना खड़ा है। जिस अमेरिका के जूते साफ किए वो अमेरिका भारत से भारत की शर्तों पर दोस्ती करने को आते हैं। जिन मुस्लिम देशों पर पाकिस्तान इतराता रहा उनमें कई देश भारत के पार्टनर हैं। पाकिस्तान का ताजा सच ये है कि वहां की व्यापारी सेना और उस सेना के गुलाम प्रधानमंत्री भारत के साथ शांति का राग ऊंचे सुर में गा रहे हैं। शायद इसमें भी उनकी कोई चाल हो या शायद उन्हें समझ में आ गया हो कि विदेशी ताकतों की गुलामी से बेहतर भारत के साथ शांति कारोबार किया जाए। भारत के संस्कारों में दुश्मनी है ही नहीं। उनसे भी नहीं जो अक्सर भारत के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते हैं। चीन के प्रभाव में नेपाल की पूर्ववर्ती सरकार ने कई हिमाकतें की, लेकिन जब नई सरकार के मुखिया देउबा भारत आए तो भारत ने गले लगा लिया। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है। चीन के प्रभाव में श्रीलंका ने भी सुर बदले, लेकिन जब अन्न के एक एक दाने को लोग तरसे तो भारत ने अन्न दवाइयों की मदद के भंडार खोल दिए। वरना नौबत यह थी कि श्रीलंका के तमिल अपने नए साल पर भूखे पेट सोने को मजबूर होते। Always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, being helping us. For that is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister. बस यही है भारत की वो नीति जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। कोई दोस्त बनकर आए तो कबूल है, फिर उसकी चालाकियां भी, माफी है उसकी गलतियों की, लेकिन दुश्मनी की आड़ में कोई रिश्ता नहीं कबूल। विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर अगर भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है तो अपने अंदरूनी मामलों में भी दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर रहा है। आज की तारीख में भारत एक मिसाल है मजबूत लोकतंत्र और सशक्त राष्ट्र की। विविधताओं वाला देश होता है तो चुनौतियां भी होती हैं। भारत के सामने भी है। आंतरिक रूप से सांप्रदायिक चुनौतियां बड़ी हैं। ये भारत है जहां अपराधी साजिश रच तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, दिल्ली, जहां जहां दंगे या हिंसा हुई वहां उसके पीछे के असली चेहरे भी बिना देर किए सामने ला दिए गए। देश की शांति के खिलाफ जो पत्थर, गोली या तलवार उठी उसे उठाने वाले जेलों में डाले गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के सामने आंतरिक और बाहरी चुनौतियां कम नहीं हैं। लेकिन भारत का मान दिनों दिन ऊंचा है दुनिया के मानचित्र पर, क्योंकि भारत लड़ना, जूझना और जीतना जानता है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।